नमस्कार, मैं हूं सुरेश उपमन्यु और आज स्टार न्यूज 21 में व्यक्ति विशेष के रूप में हमारे साथ हैं नरेश चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के और संघ से जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा इनका व्यक्तित्व है, भक्ति माध्यम के अनुसार चलते हैं, गुरुजी की बहुत सेवा करते हैं। और आज इनसे हम चर्चा करेंगे क्षेत्र में हो रहे विकास को लेकर। बहुत सारी गतिविधियों, चुनाव में भी हमने इंटरव्यू किया था इनका, उनमें भी इन्होंने कई ऐसी बातें की थी जो सत्य साबित हुई हैं। आज हम नरेश जी से बात करेंगे। नरेश जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में हमारे आपका। तो क्या कहना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं जी, और आपने कुछ ऐसी बातें कही थी हमसे चुनाव से पूर्व कि हम 5 विधानसभा सीट जीत रहे हैं जी। तो क्या ऐसा लगता था, क्या आवाज था आपको कि आपने बिल्कुल सटीक ऐसा उदाहरण दिया और वो जीत बिल्कुल पटल पे खड़ी साबित हुई? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को सबको प्रणाम करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि चुनाव से पूर्व हमारा इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद एक बार हम दोबारा बैठे हैं। देखिए, सनातनी जो व्यवस्था है हमारी, हम धर्म के अनुयायी हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो दृढ़ संकल्पित हैं योगी जी महाराज, उनकी कार्यशैली की वजह से मुझे इस बात का विश्वास था कि उत्तर प्रदेश में पुनः योगी महाराज लौटेंगे, दोबारा सरकार बनाएंगे। कहीं भी किसी भी व्यक्ति की, चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, चाहे कोई सेवा करता हो, नौकरी करता हो, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, कार्य दक्षता जो चीज होती है वो बड़ी चीज होती है। योगी जी महाराज बहुत स्पष्ट हैं, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की मुझे बीमारी का भी पता है और इलाज का भी पता है। तो किस ढंग से बीमारी को दूर करना है और किस ढंग का इलाज करना है, योगी महाराज जी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ। नहीं, चुनाव के दौरान जो विपक्षी दल थे वो बड़े हावी थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बड़े दावे कर रहे थे। हमने भी बहुत सारी डिबेट की, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, उनके जो समर्थक थे। तो उनका आज भी उनका ये कहना है राशन काम कर गया। आप इसको किस तरह नजरिए से देखते हैं? देखिए, कुछ लोग क्या है, सेवा को प्रपंच से जोड़ देंगे, मेरा ऐसा मानना नहीं है। देखिए, जैसे AAA का फॉर्मूला होता है तो उसमें सबसे पहली जो सेवा होती है अन्न की सेवा होती है, दूसरी जो सेवा होती है वो शिक्षा की होती है और तीसरी जो सेवा होती है वो औषधि की होती है। तो योगी जी महाराज स्वयं संत हैं और जहां लॉकडाउन के चलते, कोरोना को चलते, जहां इतनी परेशानी पूरे देश में जो आई थी और पूरे विश्व में हम कह सकते हैं कि वो परेशानी आई थी, तो उस परेशानी को समझकर जहां आय का साधन कम हो गया था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उस समय एक ऐसा कदम उठाया कि कम से कम जो आधारभूत जो चीजें हैं उनकी हम पूर्ति कर सके। और सरकार सतत रूप से इसको प्रयासरत, उन्होंने सिर्फ इसको चुनावी मोड में नहीं रखा। विपक्ष कह रहा है कि भाई राशन की वजह से वो जीत गए, लेकिन एक पर्टिकुलर चुनाव के लिए नहीं रखा, उसको उस जरूरत, जैसे कहते हैं समय काल परिस्थिति के हिसाब से उसको जरूरत समझा, उस जरूरत को अब तक उन्होंने उसको प्रारंभ रखा। अभी भी आज भी वो जैसे पहले चल रहा था उसी ढंग से आज भी चल रहा है। आप चर्चा कर रहे हैं, योगी महाराज को श्रेय दे रहे हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि क्या प्रत्याशियों की जीत हुई इस बार, कि योगी महाराज की जीत हुई, कि मोदी जी की जीत हुई? देखिए, आप अपने अंतःकरण से बताइए। मैं अंतःकरण से बता रहा हूँ। मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि हम धर्म को मानने वाले हैं और सनातनी धर्म की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले हैं। आपने कहा योगी महाराज, निश्चित तौर से योगी महाराज, लेकिन हम उस धर्म को मानने वाले हैं जहां सामूहिक प्रयास को बड़ा माना जाता है। योगी जी महाराज मुख्यमंत्री के रूप में हैं, उनके साथ सहायक के रूप में कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं और राज्य मंत्री हैं। जब सामूहिक प्रयास होता है तो वो चीज फलित होती है। जैसे अगर आप कहीं मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ प्रार्थनाएं भगवान की हम गाते हैं। प्रार्थना जब हम गाते हैं और एक स्वर में जब हम गाते हैं, एक स्वर में हम कब गा सकते हैं? जब एक विचारधारा के व्यक्ति कहीं एकत्रित होते हैं तो एक स्वर में उस चीज को गा सकते हैं। और जब एक स्वर में जब चीज गाई जाती है, जैसे कहा जाता है कि भाई आप भगवान से कैसे मिल सकते हैं, ये प्रश्न आता है हमारी व्यवस्था के अनुसार, तो कहा जाता है तो भगवान के जो गुण हैं उन गुणों को आप अपने अंदर धारण करें, तो जैसे जल में जल मिलता है ऐसे भगवान से जो मनुष्य है वो भगवान से मिल सकता है। ऐसे ही योगी जी महाराज और उनके जितने भी सहायक मंत्री हैं, सबने इस बात को बिल्कुल संकल्प ले लिया था, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास काट के उत्तर प्रदेश में आए थे योगी बाबा। 14 वर्ष तक लूट की थी सपा बसपा ने 14 वर्ष तक जो लूट की थी, 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद योगी महाराज को
नियुक्त किया था मुख्यमंत्री के रूप में। तो एक सामूहिक प्रयास है, मैं अपने अंतःकरण से इस बात को नहीं, यहाँ पे देखिए जो प्रत्याशी हैं उनका बहुत ज़्यादा विरोध देखा गया था। गोकुल क्षेत्र से जो विधायक हैं पूरन प्रकाश जी, उनका बहुत विरोध था। श्रीकांत शर्मा का बहुत विरोध बताया जाता था मथुरा वृंदावन में, और वो पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से जीते, फिर भी उनको इस बार कैबिनेट मंत्री में जगह नहीं मिली। तो ये संगठन की कार्यशैली रही है कि पार्टी की रही है, क्या कारण रहा है, कुछ आप बता सकते हैं इस बारे में? देखो, एक साधारण सी बात है, जो बुराई होती है उसका बोलबाला ज्यादा हो जाता है, अच्छाई का बोलबाला कम रहता है। चुनाव के समय क्या होता है, विपक्ष को एक मौका मिल जाता है कि हम कुछ भी कोई भी बातें बोलते हैं जनता तक पहुंचाने के लिए, बात कहने के लिए। सही मायने में क्या होता है, पार्टी का हर एक व्यक्ति, संगठन का एक व्यक्ति, और जितने भी हमने बताया कि जैसे मंत्री जो मुख्यमंत्री जी के जितने भी सहायक थे, और स्वयं योगी जी, आपने देखा होगा कि जो चुनाव के दौरान बहुत सारी सभाओं में योगी बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कर दिया था कि भाई 11 मार्च के बाद सबका इलाज कर दिया जाएगा, जो अभी उछल रहे हैं या जिनकी अभी गर्मी चढ़ी हुई है उन गर्मी को भी हम शांत कर देंगे। तो उन्होंने वो बात किस बात पे की, उनको विश्वास था कि हमने जनता का काम किया, हम करें। अब बात करता हूँ, जैसे आप श्रीकांत जी का जिक्र करें, श्रीकांत जी ने जब पहला चुनाव लड़ा था ना, जब भी ये कह रहे थे अशोक अग्रवाल जी जीते, लेकिन 1 लाख से जीते। अब की बार करें वो तो जीत ही नहीं पाएंगे, उनका बहुत विरोध है, बहुत घमंडी है, इस तरह की बात विपक्ष ने कही, लेकिन 1,08,000 से जीते। रही बात मंत्री पद की, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहे। पिछली सरकार में जो बिजली का श्रेय जाता है वो श्रीकांत शर्मा जी को जाता है। मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि उत्तर प्रदेश को जगमग करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो योगी जी का एक ऐसा मंत्री है, उसका नाम श्रीकांत शर्मा। तो वो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी रहे और प्रदेश सरकार के पिछले। हम लौट के छाता आते हैं जी। हमने देखा आपने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के चुनाव में बहुत मेहनत की। हमने देखा कई जगह आपको जैसे सतत रूप से प्रयास तो सभी करते हैं कार्यकर्ता, लेकिन अंदरूनी रूप से आपने काफी प्रयास किया और वहां आपको सफलता भी मिली या आपकी पार्टी को सफलता मिली। तो एक संगठन के तौर पर स्वयं सेवक संघ से जुड़े होने के नाते, पार्टी के नाते या व्यक्तिगत संबंधों की वजह से आपने देखा मेहनत की जो आपने। देखिए हर एक जो व्यक्ति है वो अपनी विचारधारा के अनुसार काम करता है जी। ये इतना बड़ा समाज है, प्रदेश है और ये देश है पूरा, तो इसमें हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जीता है। वो देख लेता है कि जिसको जिस तरह की विचारधारा पसंद है वो उस तरह के विचार वाले संगठन के साथ जुड़ता है। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मैंने पहले भी कहा था, बहुत धार्मिक, आप बहुत आशा थे उनकी जीत के लिए। मैं इसलिए था, मैंने कहा था कि 30 साल का मिथक टूटेगा। हाँ, प्रभु ने कृपा की, उसके पीछे 2 कारण थे। एक तो जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी धर्मपत्नी थी ममता चौधरी जी, तो उनकी वजह से भी उनके पास एक बहुत बड़ा पूरे जिले का खजाना था। पिछले 5 साल जबरदस्त काम किया। दूसरा, वो स्वयं कैबिनेट मंत्री थे और हमेशा वो तो उनके साथ ये भी जुड़ा है कि जब जीतते हैं तो कैबिनेट मंत्री बनते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो वो 5 साल रहे, तो दोनों चीजों को मिला के उन्होंने क्षेत्र को, मैंने पहले भी कहा था अगर आपको ध्यान हो, तो वो फलदार वृक्ष हमेशा लाभदायक होता है। चलिए, नीति इस तरह की काम। ये तो ठीक है। अभी सांसद महोदया से भी आपकी मुलाकात हुई और वो लगातार प्रयास में भी है, चंद रोज पहले भी आपके पास आई थी शायद। जी जी। तो आगे की क्या कार्य योजना मथुरा जनपद के लिए है, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं क्या जनता को, दर्शकों को? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे आदरणीय मोदी जी आश्वस्त हैं कि भाई मैं अपने देश की समस्याओं को कैसे खत्म करूं और देश को कैसे आगे बढ़ाऊं। संघ का पहले से ही है कि भाई हमको विश्व गुरु देश को बनाना है, उसके लिए छठी पीढ़ी ने आके नहीं, मोदी जी की मैं बताऊं, मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि प्रत्येक सांसद एक गांव गोद ले, और उन्होंने लिए भी थे, लेकिन वहां पे आपको भी पता है स्थिति क्या थी, सत्ता क्या थी, वही सामूहिक रूप से। लेकिन अभी जो कार्य योजना चल रही है, क्योंकि प्रदेश में सरकार बन चुकी है और केंद्र में पहले से ही है, जी जी, तो अभी कोई नया ऐसा काम, क्योंकि देखो रेलवे के पुल भी रुके पड़े हैं, बहुत सारी चीज रुकी पड़ी है, तो ये काम पिछले 4-5 साल से रुके पड़े हैं, ये क्यों अटका हुआ रहा है, क्या कारण है? कुछ काम रुके पड़े, ये सत्य है, लेकिन कुछ काम बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं, ये भी सत्य है। अच्छा, अब मथुरा को लेकर जैसे आप जानना चाह रहे हैं कि क्या कार्य योजना है, तो योगी जी महाराज के नेतृत्व में एक संस्था बनी है, ब्रज तीर्थ विकास परिषद। योगी जी महाराज ब्रज 84 कोष को उसके जो मूल रूप है उसी मूल रूप में एक बार पुनः देखना चाहते हैं, इसलिए योगी जी महाराज खुद अध्यक्ष हैं, श्री शैल्याकांत मिश्र जी उसके उपाध्यक्ष हैं, और जो हेमा मालिनी जी हैं वो ब्रांड एम्बेसडर है। और चौधरी, एक जानकारी और बता दूं आपको, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी पिछली बार भी इसमें सदस्य थे
ये 5 आदमियों की कमेटी थी और अब जिले में से अकेले वो नेता हैं जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सदस्य हैं। तो ब्रज तीर्थ चौधरी लक्ष्मी नारायण तो समय समय पर ब्रज को, खासकर मथुरा को, तो बहुत ही आगे और ऊंचा ले जाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ये हमने भी देखा है। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, राधाकुंड, उन्होंने बहुत विशेष काम कराए हैं तालाबों में, जगह जगह वो करते रहते हैं। मैं चौधरी लक्ष्मी नारायण के ऊपर आता हूँ। हमारे क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा था छाता शुगर से चीनी मिल का। अब तो चौधरी साहब गन्ना मंत्री भी हैं, तो दोनों हाथों में लड्डू है। तो क्या लगता है आपको, कब तक और कैसे यहाँ पे सफलता प्राप्त हो पाएगी? देखिए, जिस व्यक्ति की नीयत ठीक हो ना, जिस व्यक्ति की नीयत ठीक हो तो उसकी बरकत होती है निश्चित जी। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी राजनीति सेवा के लिए करते जी, सेवा के लिए करते। इसी चीज को ध्यान में रख के योगी जी महाराज से वो कह रहे थे कि भाई आप शुगर मिल को शुरू करा दें। योगी जी महाराज ने पिछले 5 साल पूरे प्रयास में रहे वो। योगी जी महाराज ने पूरे उत्तर प्रदेश का गन्ना मंत्रालय और पूरी चीनी मिलें उत्तर प्रदेश की चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को दे दी। आप एक मिल की बात कर रहे हैं, हम पूरा उत्तर प्रदेश आपको सौंप रहे हैं। और जिस ढंग से आप चाहते हो, जिस अच्छे ढंग से आप क्योंकि आप किसान हैं, आप किसान की जरूरत समझते हैं, उसकी पीड़ा समझते हैं और उसको किस ढंग से अच्छा किया जा सकता है वो भी आप समझते हैं। तो इसलिए एक चीनी मिल नहीं दी, उत्तर प्रदेश की सारी मिलें और पूरे वो तो दे दी, उनको प्रभार दे दी। लेकिन छाता शुगर मिल में कब से काम स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ आप अपने शब्दों में बताइए। तिथि तो निश्चित नहीं है, लेकिन जो अनुपूरक बजट में, बजट तो पहले ही पारित हो गया था और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिल जाएगी, कोई काम शुरू हो गया। इसके लिए मुझे बिल्कुल भी जरा सी भी कहीं कोई गुंजाइश ये नहीं है कि इसके लिए कहीं विचार करना होगा। मंत्री जी को इसके लिए कहीं किसी दूसरे मंत्रालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, आधारशिला रखने वाले वो स्वयं है। बिल्कुल। जब मैं संगठन पे आता हूँ, मथुरा जनपद में संगठन बहुत सक्रिय रहता है। आप तो संगठन में जुड़ाव आपका बहुत करीब से है, तो संगठन में और पार्टी में क्या ऐसी भिन्नताएं हैं कि जो नेतृत्व है आपका, उसमें कुछ कभी कभी हम देखते हैं सामंजस्य बन नहीं पाता है, तो किस तरह से आप कार्य करने की योजना है? देखिए, ये तो हर जो राजनीतिक दल होते हैं वहाँ इस तरह की थोड़ी बहुत संभावनाएं कम ज्यादा बनी रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, वो किसी एक परिवार विशेष की नहीं है, ये एक विचारधारा विशेष की है। इस तरह की विचारधारा जो ये चाहती हो कि भाई मेरे द्वारा क्या सेवा हो, मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। तो योगदान के आधार पर और आपकी सक्रियता के आधार पर आपकी जिम्मेदारी संगठन में तय की जाती है। अगर व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे संगठन में काम करना अच्छा लगता है। तो संगठन में व्यक्तिगत रूप से मेरा एक क्वेश्चन और भी है जी, राजनीति क्षेत्र एक ऐसा है नरेश जी, इसमें महत्वाकांक्षा तो लगभग अधिकतर लोगों की रहती है, लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल मेरा ये है, क्या आप राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं? क्योंकि अच्छे लोगों की जरूरत है राजनीति में, और अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो जो गलत लोग हैं वो हम पे और आप पे सब पे शासन करेंगे। तो मेरी नजर में आप अच्छे हो, तभी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या आप सक्रिय रूप से कभी राजनीति में, छोटे ये पद और ये स्तर नहीं है, कोई आना चाहेंगे क्या, और आना चाहेंगे तो कब? देखिए, राजनीतिक जीवन तो हम जी रहे हैं, क्योंकि हम पार्टी से राजनीतिक रूप से जुड़े। मैं चुनावी जीवन की बात कर रहा हूँ। तो चुनाव में मेरा जो मन है, मेरा अपना जो व्यक्तिगत मन है, मैं संगठन के रूप में सेवा करना चाहता हूँ, संगठन में अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। और किस ढंग से हम कार्यकर्ताओं को तैयार करें, किस ढंग से हम नेतृत्व को तैयार करें, उसके जो समय समय पर वर्ग लगते हैं, उन वर्गों में मैं शामिल होना चाहता हूँ। और उस तरह की कार्यशैली का एक उदाहरण में पेश करना चाहता हूँ कि भाई जो युवा हैं, देखिए मेरा ऐसा अपना मानना है व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए और धार्मिक हो, वो सही मायने में राजनीति में सेवा कर सकता है। तो ऐसे चुनाव जैसे ही खत्म हुए थे तो आत्म गुरु मुनि जी महाराज का भी देहावसान हुआ, उसमें बहुत सक्रिय रहे। तो उनके आचरण को लेकर के आप हमारे दर्शकों को 2 शब्द बताएं। राम जी नाम से सभी को पुकारते थे वो, तो आज तो आप तो उनसे बहुत करीब से जुड़े हुए थे, तो क्या कहना चाहते हैं गुरु जी महाराज के बारे में? देखिए, सदगुरुदेव का एक जो प्रमुख, जैसे कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है और एक जीवन का नियम होता है। जैसे हमारे यहाँ सनातनी व्यवस्था में कहा जाता है कि प्रत्येक कण में भगवान का वास है, तो वो सबको राम जी और नारायण कह के बुलाते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, अनुशासन को सर्वोपरि रखते थे, कहीं भी जरा सी भी कोई गुंजाइश को नहीं रखते थे।
इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पवित्र दिनचर्या के साथ जीवन जीना चाहिए। पवित्र दिनचर्या से क्या होता है कि जब ज्यादा भाव आपके अंदर, पवित्र भाव आपके अंदर होंगे, अच्छाई आपके अंदर ज्यादा होगी, तो ज्यादा तत्व सकारात्मक आपके अंदर विद्यमान हो जाएंगे और वो सकारात्मक तत्व आपका एक ऑरा बना देंगे, एक बाउंड्री बना देंगे, एक सीमा बना देंगे, तो आप चाहकर भी गलत चीजों की तरफ नहीं जा पाएंगे। हमेशा धर्म क्या काम करता है? धर्म, जैसे भगवान राम ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, भारत के लिए कहा जाता है कि भारत देश नहीं है, संदेश है। किसका संदेश है? रीति रिवाजों का, परंपराओं का, नियमों का। जैसे भगवान श्री राम ने अपना आदर्श जीवन जिया था, ऐसे ही जो सदगुरुदेव हैं उनका जो जीवन था वो भगवान राम को अनुपालन करने वाले थे, क्योंकि उनका 12 वर्ष का एक तपस्या वर्ष हुआ करता था। जैसे भगवान 14 वर्ष के वन में रहे, तो 12 वर्ष उनका वन का जीवन रहा और 2 वर्ष उनका युद्ध में रहा। तो 12 वर्ष का एक तपस्या वर्ष रहते थे और भगवान ने बिना सिले कपड़े पहने थे, और जो जंगल में चीजें मिल गई उसी से अपनी भूमि गुजार रखी। इसका मतलब ये होता है कि जो प्राप्त है उसको पर्याप्त समझिए, जो भगवान ने आपको दिया है उसमें आदमी को खुश रहना चाहिए। ऐसा महाराज जी का जीवन था कि पवित्र दिनचर्या के साथ आप जीवन। ये गुरु जी के बारे में उन्होंने बताया। अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा जी। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, अगर कहीं देश में हिंदू संस्कृति के, सनातन धर्म के लोग किसी अपने आराध्य के लिए आयोजन करते हैं, कोई पूजा अर्चना करते हैं, कोई शोभा यात्रा निकालते हैं, तो वो पत्थरबाजी होती है। कई जगह हुई है घटना, खरगोन में हुई है, दिल्ली में हुई है और भी कई जगह हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना हमको देखने को नहीं मिली है। तो एक तो आप उत्तर प्रदेश में क्यों घटना नहीं हो रही है उसके बारे में बताएं, क्यों क्या बुलडोजर का डर है? और एक ये बताएं कि देश में क्यों हो रही है, क्या मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या देश बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है, क्या ऐसी कुछ अभी भी, क्योंकि कई साल हो चुके हैं, दूसरी योजना चल रही भारतीय जनता पार्टी को, मुझे नहीं लगता कि विरोध कहीं बचा है। तो ये क्या माहौल क्या क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, दृढ़ संकल्पित अगर कोई व्यक्ति होता, तो मैंने पहले भी कहा था, कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। योगी जी महाराज को, उनको बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे किस ढंग से, किस कार्यशैली से काम करना है। स्पष्ट बोल दिया जाता है कि अगर किसी ने कुछ भी किया तो उसका पोस्टर चौराहे पे लग जाएगा, रिकवरी भी हुई उनसे, और उनसे रिकवरी करते हैं। तो नुकसान कौन आग में कूदना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो जैसे योगी जी महाराज संकल्पित थे, उसी ढंग से सभी मुख्यमंत्रियों को उनसे सीख लेनी चाहिए। मेरा तो ये नहीं, एमपी में भी शिवराज सिंह ने शुरू कर दिया है। अब ये देखिए, कहते हैं ना, अच्छी चीज का अनुपालन होना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब अधिकता आपके शरीर में सकारात्मक तत्वों की होगी, तो मुख्यमंत्रियों की संख्या ऐसी हो जाएगी कि जो चाहेंगे कि मेरा प्रदेश सुरक्षित हो, मेरा प्रदेश खुशहाल हो, उनको उस प्रदेश की पूरी जानकारी रहेगी, उसकी बीमारी का पता रहेगा, तो वो सही ढंग से इलाज कर सकते। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जी, मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, ये दंगे हो क्यों रहे हैं, इसके बारे में बताया। देखिए, है क्या, कोई भी आप जाके देख लें, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ, बहुत ऐसी बात के जो बिल्कुल सच नहीं, मैं भी बिल्कुल सीधा पूछ रहा हूँ। मैं भी बिल्कुल एकदम सच बात कह रहा हूँ। हर एक जाति में हर एक तरीके के लोग रहते हैं। जैसे ब्राह्मण को बड़े महाराज जी हमेशा ये कहते थे कि ब्राह्मण जो है वो भूदेव है, चलता फिरता धरती का देवता है। हमको जब दीक्षा दी गई तो ये कहेगा, ये बोला गया कि भाई अधिक से अधिक आप सत्य बोलेंगे और गौ ब्राह्मण का अपसम्मान करेंगे। तो ये बात आमतौर पर सबके लिए हो गई। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि कुबुद्धि वाले हैं कि जो ब्राह्मण का तिरस्कार भी करते हैं। ब्राह्मण भी सभी तरह के होते हैं और सभी जातियों में सभी तरह के। तो ये जो परेशानी आती है, जो उपद्रव वाली बात आप कह रहे हैं, उद्दंडता जो वो लोग कर देते हैं, ये कहीं ना कहीं मानसिक विकृति का कारण है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये थे नरेश चौधरी। इन्होंने बताया था कि अध्यात्म से लेकर के राजनीति तक सफर, ये जीवन इन्होंने जो अब तक इनको जिया है, पूरी इनको ज्ञान है। हर तरीके से इन्होंने बताया कि कहाँ से कैसे क्या होता है। और मुख्यमंत्री से लेकर हमने प्रधानमंत्री तक की उनसे बात की, लोकल विधायक से लेके कैबिनेट मंत्री तक की बात की, तो उन्होंने बहुत बखूबी से अपना पक्ष रखा है। आगे भी हम चाहेंगे, समय समय पर इनको समय भी देते रहेंगे, आगे भी इनसे चर्चा होती रहेगी। बहुत ही अच्छी चर्चा होती है, सभ्य चर्चा होती है, और ऐसी बातें मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए, बहुत सारे नेताओं से बात की है, कोई नहीं करता है। तो नरेश जी, हमारा भी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपकी पार्टी के साथ है, और फिर आप फिर से मुलाकात करेंगे। जी, नमस्कार। मुझे